थोड़ा सा वेट करिए तो। देखिए आज जो है भारतीय दंड संहिता का जो है अध्याय 18 जो दस्तावेजों से संबंधित है उसके देखेंगे। भारतीय दंड संहिता इसका जो है चैप्टर 18 अध्याय जो है इसका 18 के बारे में देखेंगे। आप आ रही अध्याय 18 में जो है धारा 463 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 463 याद रखना है सेक्शन आपको, जो है कूट रचना, कूट रचना के बारे में पूछा जाता है सेक्शन कि भाई कूट रचना क्या है। कूट रचना जो है क्या है ये आपके जो है 463 में बताया गया है। ये पूछा जाता है सेक्शन सेक्शन वाइज पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कूट रचना का एक अर्थ होता है एक तरीके से मिथ्या जो है आपका, किसी मिथ्या जो है दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक जो है अभिलेख को रचना, यानी झूठे दस्तावेजों को रचना। कूट रचना का अर्थ होता है झूठे दस्तावेजों को रचना, या कह सकते हैं कि मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या दस्तावेज या फिर अब इलेक्ट्रॉनिक भी शामिल हुए हैं तो वो भी इसमें शामिल करेंगे, या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कूट रचना का अर्थ होता है मिथ्या दस्तावेज या फिर मिथ्या जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं उनकी रचना करना या उनको बना, रचना मतलब बनाना, उनको बनाना। ठीक है, कूट रचना का क्या अर्थ होता है मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख होते हैं उनको बनाना, जो है कूट रचना की परिभाषा में आते हैं। अब ये कब आते हैं मिथ्या कूट रचना में? ये कूट रचना में जब आते हैं जब इनको निम्न उद्देश्य के लिए किया जाए। परिभाषा में बताया वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है जनसाधारण किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति करने के आशय से, सीधा लिख लेते हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति करने के आशय से। ये जरूरी है, मतलब नुकसान करने का आशय। अगर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है फॉल्स यानी कि यदि झूठा बनाया है तो किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि किसी व्यक्ति को जो है नुकसान उससे हो, क्षति उससे हो।
देखिए हर नकली चीज जो है आपकी कूट रचना में नहीं आएगी, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि बच्चों के कई टॉयस आते हैं, कई खिलौने आते हैं, कई नकली नोट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं वो टॉयस में आती हैं, तो वो इसमें नहीं आती क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को धोखा या क्षति देना नहीं होता है। तो जिनको नुकसान या क्षति पहुंचाना किसी व्यक्ति को, वो जो है आपका काय में आएगा, आपका मिथ्या जो है क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, कूट रचना में आएगा। दूसरा, किसी दावे या हक के समर्थन करने के आशय से, किसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी दावे या हक के समर्थन के लिए, हक के समर्थन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने रचा और उस डॉक्यूमेंट में वो किसी हक का जो है बात कर रहा हो कि भाई ये, उदाहरण के लिए मान लो आपने झूठी बिल लिख दी, झूठी वसीयत बना ली, उसमें ये हक मांग रहा है वो, मतलब ये हक कर रही है जो बिल, कि वो जो है संपत्ति जो मरने वाला व्यक्ति आपको दे गया, तो ये क्या कोई दावा हो रहा है ना, कोई हक हो रहा है। तो इस तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट रचते हैं तो वो भी जो है आपकी काय में आएंगे, कूट रचना की श्रेणी में आएंगे। तीसरा कहता है किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से अलग करने के आशय से। तीसरा, किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से अलग करने के आशय से, किसी संपत्ति से अलग करने के आशय से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रचा जिससे जो हक उसका था उस हक से वो क्या हो गया, व्यक्ति वंचित हो गया। आपने, उदाहरण के लिए बिल ही मान लो, आपने बिल लिखा और जिस व्यक्ति को वो बिल करके गया था उसी को आपने लिख दिया कि बोले इस व्यक्ति को जो है संपत्ति से बेदखल किया जाता है, ऐसा झूठा डॉक्यूमेंट आपने बना लिया। या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, समझने के लिए कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है, बिल ही नहीं कोई भी हो सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति को जो है उसकी संपत्ति से क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो वो भी जो है कूट रचना की जो है आपकी श्रेणी में आएगा। अगला कहता है किसी व्यक्ति को किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा से भागीदार बनाने के आशय से। किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त या फिर विवक्षित संविदा का हकदार बनाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रकार की जो है कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रचा कि किसी पे संविदा अधिरोपित कर दी, मतलब या तो किसी को, चाहे अभिव्यक्त हो चाहे विवक्षित हो, हकदार बनाना कि भाई इन व्यक्ति ने वो ऐसा डॉक्यूमेंट झूठा लिख लिया, आपने रच ली, अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से किसी भी प्रकार से कोई किसी भी संविदा का हकदार बना, मतलब जबरन उसको हकदार बना दिया कि बोले इनने संविदा किया, इनको इसका पालन करना पड़ेगा। इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट रचते हैं तो वो भी कूट रचना की श्रेणी में आएगा। अगला कहता है कपट करने या कपट करने के आशय से। पांचवा कहता है कपट करने या कपट करने के आशय से। तो इन तरीकों से, मतलब कोई सीधी सी बात है, ये दो काम है, एक ही काम है वैसे तो, इलेक्ट्रॉनिक तो अपन जोड़ना ही पड़ता है। अब मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक कोई व्यक्ति बनाता है, और किस उद्देश्य से बनाता है? ये पांच उद्देश्य, इन पांच उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य से बनाता है तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति क्या करता है, कूट रचना करता है। किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षतिकारित करने के आशय से, किसी दावे या हक के समर्थन के लिए, किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से अलग करने के आशय से, किसी व्यक्ति को अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा का हकदार बनाने के आशय से, या उसको हटाने के बाद से। दोनों ही बातें आ जाएंगी, हकदार भी बनाना, उसको संविदा जो अगर हकदार है तो उससे हटाना, दोनों आ जाएंगे। कष्ट, कपट करने या कपट करने के आशय से। अगर इन सारे, इन पांच जो तरीके हैं, पांच तरीकों में से कोई भी तरीका, या कह लीजिए किसी भी उद्देश्य से, इन पांच उद्देश्यों में से किसी भी उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज रचता है तो माना जाता है कि वो व्यक्ति कूट रचना करता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य है उसके, कुल मिला के कपट करना, लोगों को ठगना, है ना, इस तरीके से झूठे दस्तावेज रचना जो है इसकी श्रेणी में आता है। ठीक है, कूट रचना में। अब देखिए, अब मिथ्या दस्तावेज जो है रचना को जो है 400 जो है 64 में बताया गया है। 464 में जो है इसी की कूट रचना को है दस्तावेजों के बारे में बताया गया, सेक्शन 464
64। ये क्या है, ये कूट रचना की बता दी कि भाई इस तरीके से अगर काम करेगा तो ये कूट रचना होगी। अब वही कूट रचना लिखा मिथ्या दस्तावेज रचना, मिथ्या दस्तावेज रचना, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। मिथ्या दस्तावेज रचना, झूठे दस्तावेज बनाना, ठीक है। कूट रचना का मतलब होता है एक तरीके से नकली बनाना, कोई चीज को फॉर्जरी से बनाते हैं ना नकली, वो आता है। मिथ्या दस्तावेज मतलब झूठी प्रविष्टि, झूठे दस्तावेज, गलत दस्तावेज है ना, इसी का एक तरीके से ये रूप है, ठीक है, इसी का रूप है, कूट रचना ही है। दस्तावेज जो मिथ्या तरीके से रच रहे हैं वो एक तरीके से कूट रचना ही है, उसी का रूप है, क्योंकि इसीलिए कूट रचना को पहले परिभाषित किया इन्होंने बताया, उसके बाद जो है मिथ्या दस्तावेज के बारे में जो है बताया जा रहा है इसमें। तो धारा जो आपकी 464 है, मिथ्या दस्तावेज रचना को क्या करती है, परिभाषित करती है। मिथ्या दस्तावेज रचने को क्या करती है, परिभाषित करती है। कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना एक अनिवार्य तत्व है। कूट रचना के लिए आप जानते हैं मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है उसकी रचना करना क्या है, आवश्यक है। ये ऊपर जो अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा जो आईटी एक्ट है आपका, इसमें मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचने की भी जो है परिभाषा दी गई। ये तो आप जानते हैं कि आईटी एक्ट जो है उसमें भी जो है मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की जो है परिभाषा दी गई है, ठीक है। इसमें भी जो है इसी वजह से जो है आपकी जो है इसमें जो धारा 464 है उसमें जो परिवर्तन करके आईटी एक्ट के तहत परिवर्तन करके इसमें डिजिटल हस्ताक्षर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया। पहले डिजिटल हस्ताक्षर कहते थे, अब उसको क्या कहने लगे, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। तो वो शब्द इसमें भी जो क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। तो कब होता है मिथ्या जो है आपका दस्तावेज, इसमें इसके लिए बेईमानी से, कपट पूर्वक, कोई व्यक्ति क्या करता है बेईमानी से या फिर बेईमानी से या कपट पूर्वक क्या काम करता है, कुछ 3 काम है जो वो कर सकता है। पहला काम, पहला काम क्या करता है वो, बेईमानी करने के आशय से या कपट करने के आशय से पहला करता है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा उसके किसी भाग को रचना, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करना अथवा प्रेषित करना। तो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या करता है, अथवा इसके भाग को भी, तो ठीक उसको भाग को लिखना जरूरी नहीं है, तो इस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा इनके किसी भाग को, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा दस्तावेज रचे, उसका कोई पार्ट, कोई भाग भी रच सकता है, ठीक है। किसी भाग को क्या करता है, रचता है, रचना। दूसरा हस्ताक्षरित करना, हस्ताक्षरित करना, या फिर क्या करता है मुद्रांकित करना या निष्पादित करना, मुद्रांकित करना या फिर निष्पादित करना। मतलब क्या क्या कर सकता है वो, मतलब कोई दस्तावेज या तो रचने का मतलब है बनाता है एक नए सिरे से। दूसरा है हस्ताक्षरित करना, मतलब नकली जो साइन बनाए जाते हैं वो भी इसमें आते हैं। मुद्रांकित करना का मतलब है उसे टाइपिंग वगैरह करता है, उसको प्रिंट आउट देते हैं ना, उसको कहते हैं, उसमें सभी आ जाता है, किसी भी माध्यम से मुद्रांकित हो, है। या फिर निष्पादित करना, उसको निष्पादित करता है, या उसको प्रेषित करना, या मतलब प्रेषित करना मतलब भेजता है, प्रेषित करना, ये भी इसमें आता है, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई कार्य करता है तो माना जा सकता है कि वो क्या करता है, जो है आपका मिथ्या दस्तावेज रचता है। लेकिन इसके अलावा और भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना भी इसमें शामिल हो गया, चूंकि आईटी एक्ट है ना, तो वो अपन ने लिखा नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना किसी व्यक्ति के, है ना। इसके अलावा दस्तावेज के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र का कोई चिन्ह लगाना, वो भी इसमें शामिल है, वो अपन ने लिखा नहीं, जगह नहीं है ना अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके चिन्ह वगैरह लगाना, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है, आईटी एक्ट की। तो वो तो आप जानते हैं आईटी एक्ट है तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो आईटी एक्ट के तहत अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कोई दस्तावेज है तो उसको हस्ताक्षरित करता है, उसको मुद्रांकित करता है, या क्या कहते हैं उस पे जो चिन्ह वगैरह लगाए जाते हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर जिसे अपन कहते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहने लगे, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह जो है लगाता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, मतलब झूठे, ठीक है। दूसरा क्या है,
दूसरा कहता है किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में प्राधिकार के बिना परिवर्तन करता है। कुल मिला के दस्तावेज दोनों आ जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक भी आ जाएंगे। दस्तावेज के किसी भाग में प्राधिकार के बिना क्या करता है, कोई संशोधन करता है या कोई चीज जोड़ता है, प्राधिकार के बिना परिवर्तन करता है। परिवर्तन या संशोधन एक ही बात है, परिवर्तन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई डॉक्यूमेंट था, कोई दस्तावेज वगैरह था, है ना, कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज था, उस डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को इसने क्या किया, प्राधिकार के बिना, मतलब उसको कोई अधिकार नहीं, मान लो कोई अपना डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको कोई उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार, राइट नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं आप, उसमें उसमें कोई संशोधन वगैरह कर देते हैं, कोई चीज जोड़ देते हैं, तो वो जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कोई संशोधन कर देते हैं, कोई चीज जोड़ देते हैं, तो वो जो है इसके अंतर्गत जो है आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये भी आपको इसमें जो है ध्यान में रखना है। एक चीज और है इसमें, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, तीसरा इसका, तीसरा क्या कहता है, किसी विकृत चित्त मत या प्रवंचित व्यक्ति से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में को परिवर्तित हस्ताक्षरित मुद्रांकित निष्पादित कराता है। कुल मिला के ये कह रहा है किसी विकृत चित्त व्यक्ति या मत, विकृत चित्त या मत व्यक्ति, मतलब जो पागल है, या मतलब जिसको पागल व्यक्ति है, या मत व्यक्ति है, या प्रवंचित व्यक्ति भी कह सकते हैं, प्रवंचित व्यक्ति भी आएगा इसमें, प्रवंचित व्यक्ति, प्रवंचित मतलब व्यक्ति मतलब धोखे से व्यक्ति। तो इनसे क्या करता है, इनसे मतलब कुछ भी करा सकता है, किसी व्यक्ति से क्या करा देता है, उसमें कोई परिवर्तन करा देता है, उसके साइन ले लेता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस तरीके का अगर ये ऊपर जो लिखा था ना अपन ने, किसी व्यक्ति से हस्ताक्षरित करा लेता है, मुद्रांकित करा लेता है, या पागल है वो क्या जाने, या कोई नशे की हालत में आपने किसी से साइन ले लिए, या किसी को उल्लू बना के बेवकूफ बना के कई कागज लगाए बीच में साइन ले लिए, तो वो सारी चीजें इसमें आती। इस तरीके से कोई कार्य करता है तो क्या माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, मिथ्या दस्तावेज रचता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ बना करके, आपको पता भी ना चले कुल मिला के, और आपके हस्ताक्षर ले ले किसी कागज पे, तो इसका मतलब भी ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, उस व्यक्ति ने जो है मिथ्या दस्तावेज रचा है। उस व्यक्ति ने क्या रचा है, मिथ्या दस्तावेज रचा है। उदाहरण के रूप में कई बार होता है ना, आप लोग साइन कर देते हैं, आपने देखा ही नहीं हो, पढ़ा ही नहीं हो, साइन कर दिया, सामने वाले व्यक्ति ने आपको बातों में लगाया और आपने बगैर पढ़े क्या कर दिया, साइन कर दिया। तो इस तरीके से अगर उसने या फिर प्रवंचित करके आपको उल्लू बनाया उसने, है ना, कुछ और लिखा, बाद में कुछ और चीज जोड़ दी, है ना, तो क्या माना जाएगा कि वो व्यक्ति ने क्या किया है, उस व्यक्ति ने जो है मिथ्या जो है दस्तावेज रचा है, झूठा दस्तावेज रचा है। इसमें काफी जो है उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण देखा है, का के पास या द्वारा खा पर लिखा हुआ 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है, यानी 10,000 रुपए का एक प्रत्यय पत्र है कि भाई इसका भुगतान किया जाए। खा से कपट करने के लिए का 10,000 रुपए में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 इस आशय से बना लेता है कि यह विश्वास कर ले कि या ने वह पत्र ऐसे ही लिखा था, का ने कूट रचना की है। सिंपल सा उदाहरण है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लो उदाहरण के लिए आपको प्रत्यय पत्र मतलब कोई भी चेक वगैरह हो सकता है कि आपको चेक मिला कि 10,000 रुपए का जो है भुगतान इनको करना है, आपने क्या किया, आपने उसमें एक बिंदी और बढ़ा ली, अब वो 10,000 की जगह क्या हो गए, 1,00,000 हो गए। तो इस प्रकार का अगर कोई धोखा देता है किसी व्यक्ति को कि 10,000 की जगह वो 1,000 रुपए निकाल ले, तो वो क्या आता है, वो इसमें इस धारा के अंतर्गत आता है। ऐसे माना जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, कूट रचना की है। ठीक है, कूट रचना की है, और फिर आगे तो आप जान ही रहे हैं कि मिथ्या दस्तावेज है तो कूट रचना की है, ऐसे व्यक्ति ने क्या किया है, कूट रचना की है। ये इसका उदाहरण है। अब आप कहोगे कि साहब चेक में तो दोनों लिखते हैं, पहले हिंदी में भी लिखते हैं फिर शब्दों में, और उसमें ये तो अभी जुड़ा है शब्दों वाली बात है, ये तो एक्ट था उस समय थोड़ी ना था। एक्ट जब बना पहले, ये सारी चीजें संशोधन के बाद आती जाती हैं। ठीक है, जब चेक काटे जाते थे उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि शब्द अंकों में लिख दिया तो शब्दों में लिखना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता था उस समय। जब फ्रॉड के मामले आए, जब फ्रॉड होना शुरू हुए,
जब सरकार के संज्ञान में ये बातें आई कि साहब इस तरीके के भी फ्रॉड होते हैं, लोग बिंदियां बढ़ा लेते हैं, अगर कुछ इस तरह की जीरो संख्या वाली है ना, तो इस तरीके की जब समस्याएं आई तो फिर उसमें नियम में परिवर्तन किए गए। फिर ये बोला गया कि साहब अंकों के साथ शब्दों में भी लिखो, अंकों में चलो आदमी बढ़ा सकता है, शब्दों में कैसे बढ़ाएगा, तो फिर ये चीजें भी जोड़ी गई। तो ये सब संशोधनों के बाद के नतीजे हैं ना, तो उदाहरण है वो इसीलिए उसमें अभी शामिल है। तो इस तरीके, अब ये जरूरी नहीं कि चेक ही हो, कुछ चेक के अलावा कई और चीजें होती हैं जहाँ शब्द लिखे रहते हैं, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब तो हर जगह हालांकि शब्द के साथ जब जो है अंकों के साथ शब्दों का भी जो है कर दिया, ये इसीलिए किया गया है, लोग इस तरीके का फ्रॉड करते थे, तो इसीलिए जो है ये सारी चीजों को क्या करा गया है, बदला गया है कि भाई केवल अंकों से काम नहीं चलेगा, शब्द भी लिखिए, है ना, ये इसीलिए जोड़ा गया है। एक चीज स्पष्टीकरण देख लीजिए इसका, कहता है किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा। ये क्या कह रहा है, स्पष्टीकरण इसका पहला कह रहा है कि कूट रचना का, कि किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम से हस्ताक्षर करना भी जो है कूट रचना की श्रेणी में आ सके। कैसे आ सकेगा, एक उदाहरण दे रखा है इसमें, कहता है का एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, का ने कूट रचना की है। क्या मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप खुद भी हस्ताक्षर करते हो तो भी वो कूट रचना की श्रेणी में आ सकता है। कब आ सकता है, जब आप इस उद्देश्य से हस्ताक्षर करते हो कि आपके, मान लो एक नाम के दो व्यक्ति होते, मेरे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति, अब मैंने अपने हस्ताक्षर किए और मैं चाहता हूं कि वो लोग, दूसरे लोग क्या समझे, वो दूसरे जो मेरे नाम का व्यक्ति उसके हस्ताक्षर उनको समझे, तो क्या है, ये तो भी कूट रचना की श्रेणी में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने नाम के जो है हस्ताक्षर करके भी जो है कूट रचना कर सकता है। उदाहरण एक और लिखा है, का अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेश अनुसार दे विनिमय पत्र पढ़ा पाता है, का उससे उठा लेता है और ये विश्वास कराने के आशय से स्वयं अपने नाम प्रश्नांकित करता है कि इस विनिमय पत्र पर प्रश्नांकन उसी व्यक्ति का द्वारा लिखा गया था जिसने आदेश अनुसार वह दी है, का ने कूट रचना की। ये भी वही उदाहरण है कि सेम नाम का कोई व्यक्ति था, इसको मिला और वो इस तरीके से उससे ट्रीट करता है जैसे कि उसने ही जो है उस चेक को क्या किया हो, काटा हो, मतलब एक ही नाम के हो जाते ना, तो ये भी जो है आपकी कूट रचना की श्रेणी में आएगा। स्पष्टीकरण दो क्या कहता है इसका, देखिए ये क्या कहता है। स्पष्टीकरण दो कहता है, किसी कल्पित या मृत व्यक्ति के नाम से किसी दस्तावेज की रचना करना तब कूट रचना की कोटि में आ सकता है जब यह विश्वास करने का आशय से लिखी गई हो कि वह क्रम से वास्तविक या जीवित व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई काल्पनिक व्यक्ति के नाम से आप चेक काट, कोई भी मतलब दस्तावेज वगैरह रखते हैं, या कोई मृत व्यक्ति के नाम से आप कोई चेक, कोई भी दस्तावेज वगैरह लिखते हैं और इस उद्देश्य से लिखते हैं कि सामने वाला इस बात पर विश्वास करे कि वो काल्पनिक व्यक्ति ने उसे लिखा है या किसी मृत व्यक्ति ने उसको लिखा है, तो ये भी जो है कूट रचना की श्रेणी में आएगा। उदाहरण भी दे रखा है, कल्पित मतलब कोई व्यक्ति है ही नहीं, उसके नाम से आपने लिखा है। जैसे लिखा है कि विनिमय पत्र लिखता है और उसका पराक्रम करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपट पूर्वक प्रतीकित कर लेता है, का ने क्या किया है, का ने कूट रचना की है। तो ये सब उसके उदाहरण है। अब देखिए सामान्यतः जो कूट रचना है उसका दंड देखिए सीधा सीधा, हालांकि 462 और 63 जो है आपको सेक्शन याद रखनी है, 462 और 463 क्या करने हैं आपको, सेक्शन याद रखने हैं, इसके इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं, है ना। स्पष्टीकरण एक और दो जो अलग अलग जो है दे रखे हैं इसके उदाहरण, ठीक है। उसके बाद देखिए 463, 464 और उसके बाद जो है 465, 465 में जो है इसका दंड है, 465 में जो है इसका सामान्य जो कूट रचना है उसके लिए दंड है, फिर अलग अलग जो है उसके प्रकारों के हिसाब से जो है दंड है। तो कूट रचना जो सामान्य दंड है 465 में कितना दंड है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। सामान्य दंड है 2 वर्ष तक का जो है कारावास या जो है जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास या जो है जुर्माना, ये सामान्य है इसका दंड। इसके अलावा अब इसके जो है एक तरीके से प्रकार मान लो आपके, भाई कूट रचना किस जगह कहाँ की जाती है, तो उसके हिसाब से जो है दंड है, ठीक है। अब देखिए 466 देखिए, इसमें पूरे नहीं देखेंगे, ये देखिए पहले 400 जो है 66, 466 देखिए, 466 क्या कहता है,
न्यायालय के अभिलेख की जन्म, मृत्यु या विवाह आदि के किसी लोक रजिस्टर की या किसी लोक सेवक द्वारा बनाई गई किसी दस्तावेज की कूट रचना। ये काय की कूट रचना है? न्यायालय के अभिलेख, न्यायालय के जो अभिलेख होते हैं या लोक रजिस्टर या कोई भी मतलब कुल मिला के जो न्यायालय के अभिलेख हो सकते हैं, न्यायालय संबंधी कोई दस्तावेज होते हैं, उसमें आपने कूट रचना की। जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र होते हैं, कुल मिला के जो सरकार द्वारा या कह लीजिए ऑथराइज्ड अथॉरिटी होती है ना जो सरकार की तरफ से, उनके द्वारा जो जारी किए जाते हैं। विवाह के प्रमाण पत्र होते हैं, आपने नकली बना लिया। जन्म के प्रमाण पत्र होते हैं, जाति प्रमाण पत्र होते हैं, ये सब इसमें आएंगे। ठीक है, इस तरीके के कुल मिला के लीगल डॉक्यूमेंट कह लीजिए, एक तो लीगल डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज जो लीगली कह सकते हैं पुनः, जैसे आपका नकली आधार कार्ड बना लिया, नकली वोटर कार्ड बना लिया, आपने नकली जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया, आपने नकली मार्कशीटें बना ली, है ना। इस तरीके के जो दस्तावेज होते हैं वो सब इसी में आएंगे। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज वगैरह रचता है तो यहाँ सजा जो है बढ़ जाती है। सजा जो है आपकी जो हो जाती है 7 वर्ष, 7 वर्ष तक का कारावास इसमें दिया जा सकता है, और जो है या जुर्माना, या ही है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो बस इतना याद रखें कि नकली मार्कशीटें बनाना, नकली आपकी अंक सूची वगैरह बना लेना, इसके अलावा नकली मृत्यु पत्र बना लेना, नकली जन्म प्रमाण पत्र बना लेना, वो सब इसमें आता है। इसके अलावा न्यायालय संबंधी जो भी दस्तावेज होते हैं वो बनाना, नकली बना लेना, उनमें संशोधन कर लेना, कुछ तरीके से करेक्शन करके। आजकल तो आप जानते हैं कंप्यूटर में डाला, अपलोड करा, शब्द मिटारा और उतना जोड़ लिए, तो वो नकली बना लेना, वो सब इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए इसी का आगे प्रकार 467, ये नहीं पूछे जाएंगे, हालांकि हालांकि ये वाला पूछा जा सकता है बस, है ना। 462 आपका जो कितना पड़ा था पूर्ण, 465, 64 और 63, 463, 64 और 65, ये 3 धाराएं याद रखना है इसमें। एक तो 4 और जो 466 ये भी याद रख सकते हैं। 467 कहता है मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत, दत्तक ग्रहण, विलेख, मानचित्र वगैरह और विनिमय पत्र। तो ये मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में कहता है। मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति मतलब एक तरीके से ऐसा मूल्यवान जिसका मूल हो, जो धन संबंधी चीजें होती है ना, जुड़ी होती हैं, जैसे कि नकली चेक बना लेना। वसीयत, वसीयत भी धन से जुड़ी है एक तरीके से, धन के मामले में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट वो बंटवारा होता है ना मूल, इसीलिए वसीयत भी मूल्यवान प्रतिभूति होती है। तो इस तरीके की जो है दस्तक है, दत्तक ग्रहण वगैरह, ये सब मूल्यवान प्रतिभूति में आते हैं। वचन पत्र है, विनिमय पत्र है, ये सब के सब का, ये चेक भी आते हैं, रसीदें भी आती हैं बहुत सारी, है ना। तो ये सब मूल्यवान प्रतिभूति में आते। इनकी अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, कूट रचना कर लेता है, तो 467 के अंतर्गत, तो इसको भी याद रख सकते हैं, मूल्यवान प्रतिभूति का कूटकरण कितने में, 467 में, इतना रख सकते हैं। तो इसमें जो सजा है, इसमें थोड़ी सजा ज्यादा हो जाएगी, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, क्योंकि ये काफी गंभीर है। आजीवन कारावास या फिर आप जानते हैं 10 वर्ष तक का कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये मूल्यवान प्रतिभूति में सजा ज्यादा है, इसीलिए इसको भी याद, सेक्शन वाइज याद रख सकते हैं। ठीक, 467 क्या कहता है, 467 हो गया। अब 468 जो है छल के प्रयोजन के लिए कूट रचना है जी। 468 कहता है कि किसी व्यक्ति से छल करने के आशय से अगर कूट रचना करते हैं, छल के प्रयोजन से, छल के प्रयोजन मतलब आप इसलिए कूट रचना करते हैं कि ताकि दूसरे व्यक्ति से क्या किया जा सके, छल आदि जो है किया जा सके। तो इस प्रकार से अगर कूट रचना की जाती है तो जो है इसमें आ जाती है। ठीक है, छल के प्रयोजन से कूट रचना आदि की जाती है तो इसके अंतर्गत आती है। इसमें भी सेम 7 वर्ष तक की सजा है, 7 वर्ष। ठीक है, या जो है जुर्माना, या दोनों से और जुर्माना आ जाएगा इसमें, 7 वर्ष या की जगह और है इसमें, और जुर्माना। ठीक है, तो ये याद रखना है, छल के प्रयोजन से करता है तो 468 में आता है। इसके अलावा 469 है, ये सेक्शन ही सेक्शन याद रखते हैं, आपको इससे ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें। 469 कहता है ख्याति की अपहानि के आशय से कूट रचना। ख्याति की अपहानि के लिए जो है, ख्याति की अपहानि, ख्याति की अपहानि का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति की जो है ख्याति को नुकसान पहुंचाना, है ना। ऐसे नकली दस्तावेज, उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि लोग आजकल नकली फोटो बना लेते हैं फोटोशॉप से और फिर डाल देते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें ही आएंगी, वो सब इसी में आएंगे। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपहानि करने के लिए किसी व्यक्ति की, कि उसके चरित्र का हनन हो
या उसकी ख्याति का हनन हो, इस तरीके के कोई डॉक्यूमेंट रखता है तो 469 के अंतर्गत आता है। और इसमें जो सजा है 3 वर्ष तक का कारावास है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है इसमें। और जुर्माना से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जो दूसरे व्यक्तियों की जो है ख्याति को जो है अपहानिकारित करने की जो है कोशिश करता है, या इस प्रकार से कोई दस्तावेज वगैरह जो है रचता है, तो उसको 3 वर्ष तक का जो है कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये केवल सेक्शन वाइज आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 470 कहता है कूट रचित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। अब इसमें कूट रचित दस्तावेज के बारे में कुछ नहीं लिखा, बस इसमें लिखा है कि दस्तावेज या कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। 470 कहता है कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ये कहता है वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कूट रचना द्वारा रची गई है, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाती है। सेक्शन जो है आपका 470 में क्या कहता है, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, तो ये दोनों है। तो क्या आते, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये लिखा है कि अगर कोई दस्तावेज, अगर कोई मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या जो है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, चाहे पूर्णतः लिखा गया हो या भागतः, मतलब पूर्ण रूप से किया गया हो, पूर्णतः, बस इतना इंपॉर्टेंट, पूर्णतः या भागतः। मतलब पूर्णतः तो एक ये बात होती कि आपने एक पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है नकली तैयार कर लिया, वो तो पूर्णतः हो जाता है। भागतः का मतलब होता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें आप शब्द बदल देते हैं, कोई चीज बदल देते हैं, है ना, पूरा नहीं बदलते, वो उतना उतना टाइटल, मान लो कोई शब्द आया है उससे आपको, या उदाहरण के लिए मान लो किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा था, आपने बी व्यक्ति का नाम चढ़ा दिया, है ना, कूट रचना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वो सब की सब जो कूट रचित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कूट इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है उनकी जो है परिभाषा में आता है। कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख है उनकी परिभाषा में आता है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा में आएगा, यानी उनको भी कूट रचित दस्तावेज या कूट रचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख माना जाएगा, चाहे पूरे दस्तावेज में परिवर्तन किया गया हो या उसके किसी जो है भाग में परिवर्तन किया गया हो, उसको कूट रचित दस्तावेज ही माना जाएगा। ये कह रहा है 470। जैसे कि अपन पढ़ते ना और अपराधों में कि भाई थोड़ा करो या पूरा करो, तो पूरे जैसे उदाहरण पे अपन सीआरपीसी में क्या कहते हैं कि भाई अगर अपराध जो संज्ञेय असंज्ञेय में देखते हैं ना, तो अपन क्या कहते हैं कि अपराध में अगर थोड़ा सा भी संज्ञेय है तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। ऐसे ये कह रहा है कि अगर थोड़ा करो चाहे पूरा करो, वो कूट रचना ही माना जाएगा आपका। ठीक है, ये कह रहा है 470, थोड़ा करें आप चाहे पूरा करें, वो कूट रचना ही माना जाएगा। ठीक है, 471 देखिए क्या कहता है। अब 471 कहता है कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। हालांकि ये सेक्शन नहीं पूछे जाएंगे आपका, ठीक है, ये नहीं पूछे जाते। ये कह रहा है कि कूट रचित दस्तावेज का जो है आप असली के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, असली के रूप में ऐसे उसको बरतते हैं जैसे असली हो, उसके रूप में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या जो दंड उन्हीं के समान जो है इसमें दंड है 465 और 469, इसमें अलग अलग जो है दंड दे रखा है, इसीलिए 471 में जो है, तो इसमें लिखा है जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता हो कि कूट रचित है, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपट पूर्वक या विमय से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूट रचना की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कूट रचना के लिए दंड होता है वैसे ही दंड यहाँ भी दिया जाएगा, माना जाएगा कि उसने कूट रचना की है। तो उसी तरीके से जब कुल मिला के जिस तरीके का वो अपराध करेगा, असली के रूप में इस्तेमाल किया है, किस उद्देश्य से कैसे वो इस्तेमाल में लाया है, उसी के हिसाब से जो है कूट रचना, जैसे कि उदाहरण के अपन ने पढ़ा है कूट रचना सामान्य अपराध में आता है उसका, तो 2 वर्ष की सजा हो जाएगी। और मान लीजिए वो न्यायालय का कोई अभिलेख वगैरह के इस्तेमाल में आता है, उस तरीके से वो इस्तेमाल करता है, तो उसकी जो है सजा 7 वर्ष हो जाएगी। मान लीजिए वो कोई मूल्यवान प्रतिभूति की कैटेगरी में आता है और उसको वो असली के जैसे इस्तेमाल करता है, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो छल करने के प्रयोजन से अगर असली के रूप में उपयोग करता है, तो वो जो है 7 वर्ष की सजा हो जाएगी। मतलब जैसा वो अपराध करेगा
जिस तरीके का वो अपराध करेगा उस तरीके की उसे सजा हो जाएगी। इसीलिए ये लिखा है कि जैसा वो अपराध करेगा मतलब उसकी श्रेणी में वो आएगा, है ना। तो ये क्या है, असली के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी दस्तावेज जिस तरीके का वो अपराध करेगा, ऊपर जो अपन ने अभी सजाएं पढ़ी उसी हिसाब से इसमें भी उसको दंडित किया जा सकता है। तो केवल इसमें धारा लिखी है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये लिखा है कि असली के रूप में जो इस्तेमाल करता है। कितने में? 471 में। 472 कहता है धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना के आशय से नकली मुद्रा आदि बनाना या कब्जे में रखना। ये भी सेक्शन जो है सादे जो है आपके काफी जो है महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी। ये कह रहा है धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना के आशय से नकली मुद्रा या मुद्रा आदि बनाना या कब्जे में रखना। 467 के सेक्शन जो है 467 के अधीन, दंडनीय अपराध के अधीन कुल मिला के नकली नोट वगैरह छाप लेते हैं ना, प्रिंटिंग पे आजकल तो प्रिंटर से ही छाप लेते हैं, ये लोग छाप छुप के बिल्कुल बना लेते हैं। उनके बारे में कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है, कुल मिला के ये मान लो नकली नोट छाप रहा है ना, मुद्रा छाप रहा है मतलब नोट छापता है, प्रिंटर वगैरह से जैसी भी इनकी टेक्नोलॉजी हो उससे वो जो छाप लेते हैं, बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है दंड की बात कह रहा है कि अगर इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति दंड करता अपराध करता है तो इसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या जो है आपके 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, या जो है यहाँ 10 नहीं है 7 वर्ष है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। ये इसमें आपको याद रखना है। ये एक तरीके से बस इतना याद रखना, नोट छापना, बस इतना याद रखना है, ये नोट छापना, बस इतना याद रखना, नोट छापना। अब देखिए नकली नोट छाप रहा तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई वो किसी को छल करने को ठगने के लिए तो छाप रहा है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए छाप रहा है, तो जो है इसमें आता है। 473 देखिए क्या कहता है सेक्शन 400, ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, याद रखना है तो सेक्शन याद रखना है ना, और कुछ दंड रखना चाहे तो रख ले, खासकर पूछे नहीं जाते कभी कभी। अब चूंकि आप जो है सिविल जज में तो खैर नहीं पूछे जाते, एडीपी में हो सकता है थोड़े बहुत कर सेक्शन वाइज के भैया कुछ भी पूछ देते हैं, तो हो सकता है सेक्शन पूछने, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है पूछने लायक, ठीक। 473 कहता है अन्यथा दंडनीय कूटरचना के आशय से नकली मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। ये भी उसी से समझते हैं, नकली मुद्रा जो है बनाना या कब्जे में रखना, दोनों बातें कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में, मतलब इस उद्देश्य से कब्जे में रखा है कि आगे जाके जो है उसे चलाएगा मार्केट में, तो इस तरीके का जो अपराध है वो आपका इसमें आ जाता है 473 में कि दंडनीय, अन्यथा दंडनीय मतलब अन्य कोई दंड से दंडनीय जो अपराध है तो वो जो है इसकी श्रेणी में आएगा। इसमें जो है 7 वर्ष तक की सजा है, इसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष था, इसमें जो है 7 वर्ष से केवल ये अंतर है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। आपके कब्जे में पाए जाते हैं नकली नोट, तो नकली नोट क्यों पाए जाए, इसका मतलब यही है कि आपने बनाए होंगे, छापे होंगे, अब जो है आप मार्केट में इसको चलाना चाहते हैं, तो इस तरीके के जो है अपराध इसमें आते हैं। सेक्शन जो है 474, सेक्शन 474 कहता है धारा 466 467 में वर्णित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को असली के रूप में उपयोग में लाने के लिए कब्जे में रखना। उन्हीं चीजों को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया, ये कह रहा है कि ये इनमें जो आपने ये रखे हैं इनको जो है असली के रूप में, असली के रूप में उपयोग में लाना, उपयोग में लाना मतलब आप चलाने गए और पकड़ गए, आप नोट देने गए थे भैया दुकान पे खरीदने गए, 500 का नोट दिया, वो नकली था, खरीद लिए चला रहे तो उस को पकड़ लिए थे, मतलब ये नकली जानते हुए आप चलाते हैं मार्केट में, तो ये जो है आपकी धारा है 474। इसमें जो है 2 प्रकार के दंड हैं कि अगर 466 की दशा में ये अपराध करता है, ये वाला आगे है ऊपर 466 वाला, 466 मतलब न्यायालय के अभिलेख वगैरह न्यायालय में करता है, आपसे मांगा गया था और आप नकली जो है देते हो, तो इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। न्यायालय की सीधी सी बात है, न्यायालय न्यायालय संबंधी बात अगर आ जाती है कि न्यायालय 466 में क्या था, न्यायालय की अभिलेख या अन्य, मतलब जब न्यायालय में आपको जुर्माना भरना था, नकली नोट पहुंच गए लेके भरने,
है ना, या अन्य कोई जो है न्यायिक कार्रवाई थी, वहां आपने इस तरीके का करा तो वहां जो है आपको 7 वर्ष की सजा होगी, 7 वर्ष तक की सजा। मतलब आप पे पेनल्टी लगी, आप गए न्यायालय में नकली नोट जमा करने, कोई बोले कौन पहचान रहा, करे आते हैं, कौन देख रहा, तो इस तरीके का जो अपराध है तो 7 वर्ष तक का जो है कारावास और जुर्माना। अन्य दशाओं में जो है इसमें लिखा है अन्य दशा में आजीवन कारावास, धारा 467 की दशा में कह रहा है। 467 की दशा का मतलब है जब मूल्यवान प्रतिभूति वाला कोई मैटर होता है उसके मामले में आप अगर करते हो तो इसमें जो है आजीवन कारावास हो जाएगी सजा, आजीवन, आजीवन कारावास, या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया, सॉरी 10 वर्ष नहीं 7 वर्ष से आजीवन कारावास, यहाँ 10 वर्ष नहीं है, आजीवन कारावास, या जो है आपका ये ऊपर वाली जो है 7 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 475 देख लीजिए, ये केवल देखनी है, ये बिल्कुल ही नहीं आना। 475 कहता है धारा 467 में वर्णित दस्तावेज के अभी प्रमाणन के लिए कोई नकली अभिलक्षण या चिन्ह बनाने या नकली चिन्ह युक्त वस्तु को कब्जे में रखना। तो ये कुल मिला के नकली चिन्ह लगाना, नकली चिन्ह लगाना मतलब प्रमाणित करने के लिए कि लोग बाग आपने नकली चिन्ह लगा दिए कि लोग बाग आपका चिन्ह देख के समझें कि ये असली है। तो इस प्रकार का कोई नकली चिन्ह लगाना कि जो नकली दस्तावेज है उसको लोग असली समझे, जैसे को अपन उदाहरण के लिए ट्रेडमार्क वगैरह बोलते हैं ना, या अन्य कोई सिक्के नकबज वगैरह जो लगाए जाते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों में, उस तरीके के जो है सील सिक्के लगाना जो है धारा 475 में जो है अपराध है। इसमें भी सेम सजा है, आजीवन कारावास या जो है फिर 7 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 477 क्या कहता है, देखिए 477 कहता है, 477 कहता है वसीयत, दत्तक ग्रहण, विलेख या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिभूति को रद्द या निरूपित करना या छिपाना जिसमें किसी का प्रयत्न करना है। तो ये वसीयत वगैरह के बारे में कह रहा है कि वसीयत हो, चाहे आपका दत्तक हो, दत्तक विलेख हो, अन्य कोई मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह हो, उसको विरूपित करना मतलब उसमें कोई संशोधन वगैरह करना या उसको छिपाना, इसका प्रयत्न अगर कोई करता है व्यक्ति, प्रयत्न मतलब जो भी वसीयत होती है, मूल्यवान प्रतिभूति होती है, या तो आप उसमें कोई संशोधन करेक्शन करते, खरोच वरोच के कुछ लिखते हैं, या आप असली जो चीज उसको छिपा लेते हैं, उसके बारे में कहता। तो यहाँ भी सेम सजा है, आजीवन कारावास और या फिर जो है 7 वर्ष तक के कारावास से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये जो है आपका 477 हो गया। इसके बाद आता है आपका 477 ए, लेखा का मिथ्याकरण। 477 ए जो है जी कहता है लेखा का मिथ्याकरण। ये भी सेक्शन याद रख सकते हैं आप, लेखा का मिथ्याकरण काय में दे रखा है 477 ए में, नया जोड़ा है ये आपका, जोड़ा गया है 1995 के अधिनियम 4 द्वारा। तो 1995 में जो है इसको जोड़ा गया है, 95 में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया मतलब ये अधिनियम जो है बनने के बाद में जो है, और वो भी 95 में जोड़ा गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 95 में जो है इसे जोड़ा गया है। तो 95 में जो है इसको जोड़ा गया है, तो ये भी आपको याद, ये सेक्शन याद रख सकते हैं। ये कहता है 477 ए, ये सेक्शन याद रख सकते हैं आप, ए ही लिख देते हैं 477 ए, ठीक है। 477 ए जो है ये सेक्शन याद रखना है आपको। ये सेक्शन कहता है लेखा का मिथ्याकरण, लेखा का, ये आपको याद रखना है सेक्शन, लेखा का मिथ्याकरण, मिथ्याकरण तो क्या होता है लेखा का मिथ्याकरण। अब ये देख लेते हैं कि भाई ये धारा जो है जोड़ी क्यों गई थी। ये जो है एक मामला है, इसमें श्यामचरण का एक मामला था, श्यामचरण, कलकत्ता का मामला था श्यामचरण का मामला था, कलकत्ता जो है हाई कोर्ट का। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है मामला था, श्यामचरण का मामला था। इसमें क्या था, एक फर्जीवाड़ा हुआ था बैंक से 3 लाख रुपए का, 3 लाख का इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, 3 लाख रुपए का बैंक घोटाला कह लीजिए, बैंक घोटाला है जी, ठीक है। 3 लाख का जो है बैंक की जो रकम थी उसका घोटाला जो हुआ था,
उसी वजह से जो है इसमें जो है बैंक का 3 लाख रुपए का जो है क्या हुआ था, निकाले गए थे व्यक्ति को दोष मुक्त करने के कारण। इसमें जो है 3 लाख रुपए निकाले और व्यक्ति जो है दोष मुक्त भी हो गया था। वो व्यक्ति जिसने घमन किया, घपला किया, वो व्यक्ति क्या हो गया था, दोष मुक्त हो गया था। इसीलिए जो है सॉरी काफी पुराना 1895 सॉरी 1995 नहीं 1895 का मामला है। तो 1895 में जो है 1995 नहीं 1895 का मामला संशोधन है। तो 1895 में जो है इस धारा को क्या किया गया, अंतः स्थापित किया गया, काफी पहले है अंतः स्थापित। इस धारा को जो है 1895 में फिर इस पर जो बैंक घोटाले की वजह से जो है इसमें जोड़ा गया था। उसमें क्या था, जो आरोपी था उसने पहले तो घोटाला किया और जो चूंकि आप जानते हैं जो अधिनियम की थोड़ी कमी रही होगी इस वजह से वो छूट गया। जब विरोध हुआ एक तरीके से लगा कि अधिनियम में कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए जो है 477 ए को जो है जोड़ा गया। तो 477 ए को जो क्या इसलिए जोड़ा गया, इसमें लिखा है, इसमें क्या है, नियोजक से प्राप्त या नियोजक के लिए अथवा उसकी ओर से प्राप्त या नियोजक के कब्जाधीन किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में, मतलब एक व्यक्ति नियोजक है उससे आप जो दस्तावेज वगैरह प्राप्त करते हैं या नियोजक के लिए प्राप्त, नियोजक जो होता है उससे प्राप्त करते हैं या उससे कब्जाधीन कोई दस्तावेज वगैरह है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, दुराशय रखते हुए कोई व्यक्ति क्या रखता है, जानबूझकर और कपट करने के आशय, दुराशय से कपट, या क्या कह रहा है, दुराशय और कपट दोनों है, दुराशय और कपट, दुराशय को उल्ट आगे पीछे हो गया, दुराशय रखते हुए, रखते हुए, दुराशय का जो है उसके भाव होना चाहिए, दुराशय रखते हुए जानबूझकर, जानबूझकर क्या करने के आशय से, कपट करने के आशय से, कपट करने के आशय से। तो कपट करने का आशय होना चाहिए, जानबूझकर वो काम किया जाना चाहिए, नियोजक के माध्यम से होना चाहिए। मतलब नियोजक का मतलब होता है जो बैंक के कर्मचारी हैं जो वहां नियोजित हैं उनके माध्यम से। ये एक तरीके से घपला है कि जो बैंक के कर्मचारी कह लीजिए या कोई कहीं और के कर्मचारी कह लीजिए, जो वहाँ बाबू क्लर्क वगैरह होते हैं या उनके अधिकारी अधिकारी वगैरह होते हैं उनके साथ मिलके घोटाले करने की बात कह रहा है। कि अब जब आप क्या करते हो, किसी जगह कोई बाबू क्लर्क वगैरह हैं जो नियोजित हैं, उन लोगों से मिलके दुराशय रखते हुए आप क्या करते हैं, जानबूझकर कपट करने के आशय से कोई मिथ्या प्रवृत्ति करते हैं, मतलब बाबूजी के साथ मिलके आप घपला करें, सीधी सी बात है। कि जो बाबूजी हैं चाहे वो बैंक के हो या XYZ किसी भी जो है आपके किसी भी कार्यालय के हो, या कह लीजिए अन्य कोई बाबूजी, मतलब ऐसा नहीं कि केवल बाबूजी, कोई अधिकारी कर्मचारी वो भी इसमें आएंगे। तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी वगैरह है उनके साथ मिलकर आप क्या करते हैं, जानबूझकर कोई कपट वगैरह करने के आशय से क्या करते हैं, कोई मिथ्या, कोई बातें आएंगी, मिथ्या प्रविष्टि करते हैं या कोई तात्विक जो विशिष्टि है या कोई बात है उसमें परिवर्तन करते हैं, मतलब जो असली बात थी उसमें कुछ और डाल देते हैं। इनमें से किसी का दुष्प्रेरण करते हैं तो वो भी जो है इस धारा के अधीन क्या होता है, दंडनीय होता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा ये है कि आजकल वो जो गांव वगैरह में होता है ना, आप देखते हैं कि गांव में आए लोग अपनी जमीनें खरीदते हैं, जमीनें खरीदने के बाद पटवारी के पास जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर अगर मान लो उन्हें कुछ घपला करना है तो उसके साथ मिलके उससे क्या करवाते हैं, नकली प्रविष्टि करा ली, या सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है कि अपनी बहनों के नाम कटा लिए प्रॉपर्टी में से, बोले लिख दो कि भैया इनकी बहनें नहीं थी, तो वो भी होता है इसमें। वो सब इसी में आएगा कि अगर आप किसी नियोजक के साथ मिलते हैं और मान लो, सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि अब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक परिवार में, मान लो 2 भाई हैं 2 बहनें हैं, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे कि सब बहनों के नाम कटा दो, पटवारी से मिल गए लगे, तो वो इसी तरीके की प्रविष्टियां, मिथ्या ही तो माना जाएगा उससे कि आपने जानबूझ के क्या किया, उसको हटा दिया, है ना। तो वो इसमें आएगा 477 ए में, काय में आएगा 477 ए में जो है आएगा। इस तरीके की अगर कोई व्यक्ति करता है मतलब किसी नियोजक के साथ मिल करके, तो इसी में आएगा। और उसमें दंड तो आप जानते हैं, इसमें दंड है दोष सिद्धि पर जो है, दोष सिद्ध अगर होता है तो 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। दोनों होंगे इसमें दंडित, जो करने वाला वो भी, उस पर सेवा नियम तो लगेंगे ही लगेंगे, नौकरी भी जाएगी और साथ में ये सजा भी हो सकती है, और जो करवा रहा है उसके साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना जो है इसमें सजा का जो है प्रोविजन किया गया है। अब देखिए 477 ए हो गया।
अब सीधा 478 आता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पढ़ना ही नहीं। व्यापार है, आपके संपत्ति चिन्ह है ना। इसके अलावा मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग में लाना है 481 में जो है मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग में लाना। मिथ्या संपत्ति चिन्ह बस केवल हेडिंग पढ़ लें, वो ही बहुत है, वैसे तो आने वाला नहीं। ठीक है, मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करना, ये भी आपको खैर कुछ नहीं कि मतलब नकली चिन्ह, इनको देखना भी नहीं है आपको। ये चिन्ह जो नीचे दिए हैं इसमें कहता है कि कोई नकली चिन्ह वगैरह अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल वगैरह करता है या इस्तेमाल में लाता है तो 1 वर्ष तक की जो है इसमें जो है सजा का प्रोविजन किया गया है। ये देखने की जरूरत आपको नहीं है ये धाराएं। ठीक है, इसके बाद 483 कहता है अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण, मतलब जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का कोई संपत्ति चिन्ह है उसमें आप कूटकरण वगैरह करते हैं। कुल मिला के दूसरे का निशान है उसको आपने बना लिया, उसी जैसा बना लिया, या है ना, या उसका कूटकरण कर लिए कि फलाने की ब्रांड है। जैसे लगता है ना आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उस पर एक ठप्पा लगाया तो आपने नकली बना के लगा दिया, बोले फलानी, बोले डाबर कंपनी का है, बोले हिमालय का, जानो कौन का है। तो इस तरीके से करते तो जो है इस धारा में 483 में जो है आते हैं। इसके अलावा 484 कहता है किसी लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले चिन्ह का कूटकरण, मतलब जो लोक सेवक इस्तेमाल करते हैं ना जो सील सिक्के, उनका आप कूटकरण करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सजा 3 वर्ष है। और किसी दूसरे व्यक्ति का कूटकरण करते हैं चिन्ह का तो उसके लिए सजा 2 वर्ष है। हालांकि इतनी सजाएं ये वाली पूछेंगी नहीं ना, जैसे एक्शन पूछने वाले ये वाले। इसके बाद आता है 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना, मतलब कोई उपकरण वगैरह बनाते हैं, संपत्ति चिन्ह वगैरह जो होते हैं ना उसके लिए आप कोई उपकरण वगैरह बनाते हैं तो उसके बारे में कहा, इसमें भी 3 वर्ष तक की जो है सजा है। 486 देखिए क्या कहता है, 486 कहता है कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल को बेचना। ये कह रहा है कि बेचना मतलब जो नकली माल आपने बनाया था उसमें नकली मतलब नकली सील वगैरह लगाई थी, उसको अगर आप बेचते हैं, बेचने के लिए कह रहा है, केवल बेचने के लिए, अगर नकली सिक्के वाले या नकली चिन्ह वाले जो माल है उनको बेचते हैं तो उसमें सजा 1 वर्ष तक की है, केवल बेचने के लिए कह रहा है। अगला कहता है 487 कपट वंचित करने के आशय से किसी पैकेट या पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह लगाना। वही बात कह रहा है कि किसी को ठगने के लिए मिथ्या झूठा चिन्ह लगा देते हैं, किसी को कपट करने के आशय से, तो इसमें भी जो है 3 वर्ष की सजा है। उपरोक्त प्रयोजनों के लिए किसी मिथ्या चिन्ह का उपयोग करना, मतलब जो ऊपर उपरोक्त प्रयोजन के लिए अगर उपयोग करते हैं तो सेम सजा है 3 वर्ष तक की। लास्ट है 489 क्षति कारित करने के आशय से या संभावत का ज्ञान से किसी संपत्ति को चिन्ह से हटाना, बिगाड़ना या नष्ट करना। कोई भी संपत्ति चिन्ह हो, किसी को नुकसान हो इसलिए आप हटा देते हैं, मिटा देते हैं तो उसमें जो है कुल मिला के मिटाने के लिए जो है 1 साल की जो है सजा है। इसके अलावा जो है करेंसी नोटों और बैंक नोटों से संबंधित है 489 ए से 489 ड़ा तक है। ये भी जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है आपकी जो है पूछी नहीं जाती, ये हटा दी गई है, जोड़ी गई है। जबकि 489 ड़ा से 1943 में अधिनियम 6 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें जो है आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता, करेंसी नोट और बैंक नोट वाली जो है इनमें कोई भी क्वेश्चन आपका एक भी नहीं बनेगा इसमें से। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है करेंसी नोट और बैंक नोट की, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वैसे इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, ये जरूर आप याद रख सकते हैं कि जो करेंसी नोट और बैंक नोट वाला जो है कब जोड़ा गया है। तो 89 पे जो 489 ए और से लेके डी तक की जो धाराएं थी वो आपकी 1889 में जोड़ी गई थी, और जो रा है लास्ट वाली वो 1943 में जो है जोड़ी गई थी। बस इतना, इसके अलावा इसमें जो है कोई भी जो है जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो पहले अपन पढ़ चुके हैं बैंक नोट वगैरह जो वाले, तो उससे ये बाकी इसमें कोई सेवा संविदाएं ये भी आपको नहीं पढ़ना। अध्याय 20 है, ये अपन कल पढ़ेंगे। अध्याय 20 जरूर कभी कभी इक्का दुक्का इस पे क्वेश्चन बनते हैं, विवाद संबंधी जो अपराध है इससे क्वेश्चन 1-2 पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो है मानहानि से भी एक आध क्वेश्चन बनता है, और लास्ट में जो है आपका आपराधिक अभित्रास वगैरह इनसे कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये कल देखेंगे जो है क्या कहते हैं आपका विवाह संबंधी जो अपराध है वो कल देखेंगे। बाकी ये कुछ नहीं पढ़ना, अध्याय 19 से उसमें 2 ही धाराएं हैं वो भी नहीं पढ़ना आपको, और बैंक वाली जो है करेंसी नोट वाली ये भी नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ये पूछी ही नहीं जाती, कोई मतलब ही नहीं है इनका पढ़ने का, क्योंकि ये कभी नहीं आती ना पूछी जाती। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।